जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे प्यारे साथियों का विनर्स परिवार में। मैं राजेश दांगी आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं और आप सबके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं कि जैसा कि आप लोग विदित हों कि आप लोगों का एग्ज़ाम बहुत जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा। और तो उस उपलक्ष्य में राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा वाले विद्यार्थियों के लिए। अगर आप लोग एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो तो बड़ा उपयोगी एक टॉपिक है आप लोगों के लिए, क्योंकि इसकी रूपरेखा से आपको कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे राष्ट्र की शिक्षा नीति है और शिक्षा नीति जिसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि पूरा हमारा जो राष्ट्र है और इसकी जो स्कूल व्यवस्था है वो स्कूल व्यवस्था कहीं ना कहीं इस नीति के तहत क्या कर रही है, कहीं ना कहीं कार्यशील है। तो आइए हम लोग यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो आप सभी तैयार होंगे तो कंटिन्यू करते हैं। टेलीग्राम से आप जुड़िएगा, यहाँ पर प्रतिदिन प्रैक्टिस के लिए आपको एमसीक्यू, यूट्यूब की जो पीडीएफ मटेरियल होता है वो आप लोगों को यहीं पर मिलेगा। साथ में आप लोग हमको व्हाट्सअप चैनल पे फॉलो जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों को जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं किसी भी एग्जाम के बारे में वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आइए कंटिन्यू करते राष्ट्रीय शिक्षा नीति के बारे में। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, ठीक है ना। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जब मैं बात करता हूं तो यहां पे मुझे तीन नीतियां क्या होती है याद आती है। भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी, वैसे हमारे यहाँ पे जो स्कूली जो मॉडल था इसको लाने का कार्य किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने। तो भारत में जो अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का कार्य किया था, तो कुछ बिंदु आप लोग नोट कर सकते हो। भारत में पहले क्या थी? भारत में पहले गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। क्या थी? गुरुकुल पद्धति। पहले हमारे यहाँ पे कौन सी पद्धति हुआ करती थी? गुरुकुल पद्धति हुआ करती थी। और उस समय आपने एक बड़ी अच्छी पंक्ति सुनी होगी, अल्पकाल विद्या सबाई और गुरु घर पढ़न गए रघुराई। तो भगवान राम को भी शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहीं ना कहीं अपने घर का त्याग करके कहीं ना कहीं हम लोग कहेंगे गुरु जी के आश्रम में उनको जाना पड़ा था। और उस समय की शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी। फिर बाद में क्या हुआ था, यहाँ पे जब भारत के ऊपर अंग्रेजों का आधिपत्य था तो अंग्रेजी हुकूमत के दौरान भारत में लॉर्ड मैकाले, भारत में लॉर्ड मैकाले के दौरान स्कूल की जो शिक्षा होती है, स्कूल शिक्षा, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा मॉडल की क्या हुई? शुरुआत हुई। ओके, हमारी जो पुराने समय से चली आ रही परंपरा थी उस परंपरा के ऊपर एक जोरदार प्रहार किया था किसने? लॉर्ड मैकाले ने। और जब हम लोग लॉर्ड मैकाले के है ना पत्रों को पढ़ेंगे तो इनका औचित्य ये नहीं था कि भारत को सुसभ्य बनाना था, और इनका ये पर्सपेक्टिव भी नहीं था कि भारत को शिक्षित करना था। इनका पर्सपेक्टिव ये था कि आपको गुमराह करना था। ठीक है ना, सिंपल सी बात है। लॉर्ड मैकाले आप लोगों को शिक्षित करने की बजाय ज़्यादा गुमराह करना चाह रहा था। और उसका जो औचित्य था कि ये अभी इनकी मूल भाषा संस्कृत भाषा है, हिंदी भाषा है, और जब ये मूल भाषा का त्याग करेंगे किसी तीसरी भाषा जो इनकी मूल भाषा नहीं है, जब इसको क्या करेंगे? आत्मसात करेंगे, तो ना ये घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे।
बात समझ में आ गई। और जो थोड़े बहुत समझदार होंगे उनको अपने यहाँ पे नौकर बना लेंगे और नौकर बना करके गुलामी करवाएंगे, ठीक है ना, उनको तनख्वाह देंगे तो ये अपने क्या करेंगे, अपने तलवे चाटने का कार्य करेंगे, हमारे खिलाफ उठ करके खड़े नहीं होंगे। ऐसा इनका क्या थी, मनोदशा थी और ऐसा इनका पर्सपेक्टिव था। इस आधार पर लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को क्या किया था, प्रमोट करने का कार्य किया था। बातें क्लियर यहां तक। अब इसके बाद में देश क्या होता है, आप सभी को पता है कि जब बहुत ज्यादा क्या होता है, किसी को दबाया जाता है, किसी की भावनाओं के साथ में बहुत ज़्यादा क्या होता है, आघात किया जाता है और किसी की भावना के साथ में बहुत ज़्यादा प्रतिघात किया जाता है, तो कहीं ना कहीं समाज उठ करके खड़ा होता है। पूर्ण रूप से सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर सभी प्रकार से लोग क्या होते, एकत्र होते और अंग्रेजों के खिलाफ क्या होते, बिगुल फूंक देते और अंग्रेजों का खात्मा होता है। अंग्रेज भारत छोड़ के चले जाते, देश क्या होता है, स्वतंत्र होता है और भारत में क्या होता है, गणतंत्र की स्थापना होती है, ठीक है ना। अब उसके बाद में स्वतंत्र भारत के सामने एक बहुत बड़ी आबादी थी और आबादी थी भूखमरी से जूझ रही थी और साथ में बेगारी से जूझ रही थी। क्यों? क्योंकि लगभग 200-250 साल तक अंग्रेजों ने भारत के ऊपर हुकूमत की और भारत का जो खून पसीने की जो मेहनत थी उस सबको चुरा करके कहाँ पर लगाया, तो ब्रिटेन में, या हम लोग कहेंगे यूरोप में, औद्योगिक क्रांति में अपनी पूंजी, जो भारत की पूंजी थी, उस पूंजी का निवेश कहाँ पर कर दिया, यूरोप में कर दिया। तो आप जो आज वर्तमान के यूरोप को देखते हो और यूरोप में जो औद्योगिक क्रांति आप लोग देखते हो, उसमें सर्वाधिक जो पूंजी आपको देखने को मिलेगी वो भारतीय पूंजी आपको देखने को मिलेगी। तो लगभग 200-250 साल तक भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी इसको चरमरा दिया गया और भारतीय जो हम लोग कहेंगे भारत में जो मनसबदार प्रथा थी, साथ में हम लोग कहेंगे टैक्स की जो प्रणाली थी, वो काफी जटिल कर दी गई। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई और भारत के लोगों के लिए उनसे लिया तो गया लेकिन उनको दिया कुछ नहीं गया। अर्थात जैसे ना तो सड़क दी गई, ना शिक्षा दी गई उचित प्रकार से, और ना ही हम लोग कहेंगे व्यवस्था दी गई, ना स्वास्थ्य दिया गया और ना ही भविष्य के लिए उपयोगी कुछ कार्य किए गए। परिणाम ये हुआ कि भारत जब आज़ाद हुआ तो हमारे सामने बेगारी, अशिक्षा, ठीक है ना, जनसंख्या बहुत ज़्यादा थी, स्वास्थ्य की बड़ी समस्याएं थी, कुपोषित भारत हुआ करता था। अब ऐसे असशक्तशील जो हम देश की बात करेंगे, अविकसित देश की बात करेंगे, इसको विकासशील दिशा में क्या करना, अग्रसर करना। जिसकी कमर पहले से टूट चुकी है उसको पुनः क्या करना, पुरजोर क्या करना, प्रयास करके उसको पुनः सुदृढ़ करने का कार्य करना। तो बखूबी तात्कालिक सरकारों ने अच्छे प्रयास किए, शिक्षा के दिशा में भी प्रयास किए गए। लेकिन हम ये कहेंगे जब तक व्यक्ति को पेट की भूख शांत नहीं होती तो उसका मन कहीं पे नहीं लगता है। तो हमारे समय में तात्कालिक समस्या जो सबसे खतरनाक थी वो स्वास्थ्य और साथ में भूखमरी हुआ करती थी। धीरे धीरे देश क्या हुआ, सशक्त हुआ, शिक्षा में भी थोड़ा थोड़ा निवेश होने लगा, लोगों में जागरूकता आने लगी। तो भारत में पहली नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कब लाई गई थी? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968 में लाई गई थी। तो भारत की जो पहली शिक्षा नीति थी कब आती है? 1968 में आती है। तो ये भारत की क्या थी प्यारे बच्चों? प्रथम शिक्षा नीति थी। लेकिन हम लोग देखते काल के गाल में क्या होते, अच्छे अच्छे समाज आते और साथ में वक्त ही क्या होता, बदलाव का होता है। समय के साथ में हर व्यक्ति को अपडेट होना पड़ता है, चाहे वो शिक्षा नीति हो, चाहे संविधान हो, चाहे व्यक्ति हो, चाहे व्यक्तित्व हो, या हम लोग कहेंगे संसार हो। जो व्यक्ति काल के साथ में अपने आप को अपडेट नहीं करता है, समय उसको अक्सर माफ नहीं करता है। तो बाद में फिर क्या होता है, इस एजुकेशन पॉलिसी में कुछ चेंजेस किया गया और भारत में एक नई एजुकेशन पॉलिसी आई जिसका नाम था 1986 की एजुकेशन पॉलिसी, 1986 की एजुकेशन पॉलिसी। इस पॉलिसी का परिणाम हुआ था कि भारत में जवाहर नवोदय विद्यालय है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय की आधारशिला रखी गई। ठीक है। अब बाद में क्या हुआ, 1986 का जो एजुकेशन पॉलिसी आया था इसमें संशोधन किया गया। क्या किया गया? संशोधन किया गया, और संशोधन किया गया था 1992 में। 1992 में क्या हुआ था? संशोधन किया गया था।
इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब मोदी जी आए, मोदी जी ने कहा कि नहीं, मेरा देश बदल रहा है, आगे निकल रहा है, और देश को हम आगामी समय में पूरे विश्व में जो पहचान दिलाएंगे वो शिक्षा के आधार पर दिलाएंगे, क्योंकि भारत एक ऐसी भूमि है जहां पर विदेश के लोग आते थे पढ़ने के लिए, तक्षशिला, नालंदा विश्वविद्यालयों में। आज हम लोग देखते हैं कि वर्तमान भारत भी कहीं ना कहीं उसी प्रगति से, उसी दिशा में कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहा है, और हम ये कल्पना कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि आने वाले समय में जो समय है ये 21वीं सदी, ये भारत की सदी होगी। विश्व के लोग कहाँ आएंगे अध्ययन कार्य के लिए? भारत में आएंगे, और भारत जाना जाएगा अपने यहाँ पे अटल इरादों के आधार पर, अटल और साथ में हम लोग कहेंगे सशक्त इरादों के साथ में। और ये सब किसकी देन होगी? कहीं ना कहीं शिक्षा की देन होगी। किसी हम लोग कहेंगे यहाँ पे शायद भीमराव अंबेडकर साहब का एक बड़ा प्रसिद्ध कथन था कि शिक्षा उस शेरनी का क्या दूध है जिसको पीकर के क्या करता है ना, व्यक्ति दहाड़ता है। तो अगर हमको देश को बदलना है, प्रगति के पथ पर लाना है, तो हमको कहीं ना कहीं लोगों को शिक्षित करना पड़ेगा। मैं आपको पैसे दे दूं तो पैसे, है ना, अगर मैं आपको कुछ पैसे दूंगा तो पैसे को कोई चोर चुरा सकता है ना, हो सकता आप उसका मिसयूज कर सकते हो सकता आप उसका अच्छा इस्तेमाल ना कर पाओ, बहुत सारी चीजें हो सकती है। लेकिन एक ऐसी चीज जिसका नाम होता है ज्ञान या होती है शिक्षा, जिसको ना तो चोर चुरा सकता है, ना भाई आपका बांट सकता है। मुसीबत के समय ना तो भाई काम आता है, ना दोस्त काम आता है, ना दुनिया काम आती है। मुसीबत के समय आपका स्वास्थ्य और आपका ज्ञान काम आता है। बात क्लियर यहां तक आप लोगों को? तो हम लोग कहेंगे मोदी जी के समय, अभी बात है 2020 की बात है, 2020 की बात है, एक नई एजुकेशन पॉलिसी लाई गई। तो ये पहली शिक्षा नीति थी, ये दूसरी थी, और ये क्या थी? तीसरी थी। ये जो 1992 में संशोधन किया गया था, तो भारत में अभी तक एक फॉर्मेट चल रहा था 10+2 फॉर्मेट, ठीक है ना। कौन सा फॉर्मेट चल रहा था? 10+2 फॉर्मेट चल रहा था। अब इस फॉर्मेट को क्या कर दिया गया? चेंज कर दिया गया। अब नए फॉर्मेट पर क्या होता है? कार्य किया जाता है, और नया फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+ क्या? 4। तो एजुकेशन पॉलिसी 2020 का फॉर्मेट क्या है? 5+3+3+ क्या? 4। अब इस आधार पर क्या होगा यहाँ पे, है ना, देश को जो पाठ्यक्रम होगा उस पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या होगी, इस फॉर्मेट के अनुसार क्या होगी? डिजाइन की जाएगी। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ये 5+3+3+4 ये क्या है? तो आइए इसके बारे में भी जानते। पहले हम थोड़ा सा बेसिक जान लेते यहां पे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बारे में। तो इसका जो ड्राफ्ट था, ये हम लोग कहेंगे मसौदा, किसने तैयार किया? तो इसका जो मसौदा तैयार किया था, ड्राफ्ट तैयार किया था, वो किया था के कस्तूरी रंगन। ठीक है ना, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में। ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इसका जो ड्राफ्ट था वो किसकी अध्यक्षता में तैयार किया गया था? के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसको तैयार किया गया था। और ये तैयार कब हो गया था? ड्राफ्ट सन 2019 की बात है। 2019 में इसको तैयार कर लिया गया था। तैयार करने के बाद में इस मसौदा को कहां रखा गया? मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया, और मंत्रिमंडल के द्वारा इसको क्या होती है? मंजूरी प्रदान की जाती है। ठीक है ना, मंजूरी मिलती है। ओके, तो यहां पे मंत्रिमंडल इस ड्राफ्ट को क्या देता? मंजूरी देने का कार्य करता है। 29 जुलाई 2020 की बात है। कब की बात है? 29 जुलाई 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल क्या करता है? नई एजुकेशन पॉलिसी का जो ड्राफ्ट था, इस ड्राफ्ट को क्या प्रदान करता है? मंजूरी प्रदान करता है।
बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। इसमें जो मसौदा समिति थी, इस मसौदा समिति में एक अध्यक्ष थे और 8 अन्य सदस्यगण थे। ठीक है ना। एक अध्यक्ष और एक 8 क्या थे इसमें सदस्य हुआ करते थे। चलो इतनी बातें आप सभी को समझ में आ चुकी होगी। अब इसके हम सबसे पहले जानते हैं कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ उद्देश्य होंगे, जिस उद्देश्य को लेकर के इसको क्या किया गया था, लागू किया गया। ठीक है ना। और दो बिंदु और आपको याद रखना है कि इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था। लागू करने वाला प्रथम राज्य कर्नाटक था। लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन था, कर्नाटक था। ठीक है। लागू करने वाला पहला राज्य कौन था, कर्नाटक था। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। अब ये जो किस उद्देश्य को लेकर के इसको बनाया गया है, तो आइए जरा हम लोग जानते हैं यहां पे इसके उद्देश्य के बारे में। ठीक है। तो क्या डालोगे सभी यहां पे, उद्देश्य, क्योंकि उद्देश्य के बिना कोई कार्य नहीं होता है। तो हम लोग देखेंगे एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भी अपने कुछ उद्देश्य थे। आखिर ये उद्देश्य क्या थे, हम लोग कहेंगे यहां पे अच्छे इंसानों का क्या करना, विकास। जो तर्कशील हो, विवेकी हो। ठीक है ना। भविष्य चिंतक हो। ठीक है ना। भविष्य का चिंतक हो। ऐसे भावी पीढ़ी का अपने को क्या करना है, निर्माण करना है। साथ में छात्रों की क्षमताओं का विकास करना, छात्रों की क्षमताओं का विकास करना। साथ में सर्वांगीण विकास करना। क्या करना, सर्वांगीण विकास को क्या करना, बढ़ोतरी देना। साथ में समावेशी शिक्षा, शिक्षा के आधार पर समाज में समता, एक रूपता स्थापित करना। ठीक है ना। साथ में हम लोग कहेंगे विद्यार्थी में वैज्ञानिक चिंतन का विकास करना। वैज्ञानिक सोच का क्या करना, विकास करना। भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करना। भविष्य की चुनौतियों के लिए क्या करना, विद्यार्थी को तैयार करना। ठीक है। भविष्य की चुनौतियों के लिए बच्चों को क्या करना, तैयार करना। साथ साथ में
वैचारिक समझ को क्या करना, विकसित करना। सृजनशीलता का विकास करना, सृजनशीलता का विकास करना। किसका विकास करना? क्रिएटिविटी को, व्यक्ति के अंदर जो क्रिएटिव गुण होते हैं इनको प्रमोट करने का काम करना। ठीक है, तो इतनी बातें आप सबने देखी होगी। साथ साथ में वहनीय शिक्षा, सुलभ शिक्षा, ठीक है ना, किसको प्रमोट करना? वहनीय शिक्षा, साथ में क्या, सुलभ शिक्षा, और साथ में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, ये सारे इसके क्या है तो हम लोग कहेंगे मूल उद्देश्य किसके? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के। क्या इतनी बातें आप सबको समझ में आई? ये हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रमुख क्या है? उद्देश्य हैं। अब इसमें कुछ लक्ष्य भी रखे गए, तो आइए जरा लक्ष्य के बारे में चर्चा करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अपने कुछ लक्ष्य, टारगेट हैं, ठीक है ना, जिसके इर्द गिर्द क्या करता है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कार्य करता है। तो आइए जानते हैं यहाँ पे आखिर क्या इसके लक्ष्य हैं, आखिर क्या इसके लक्ष्य। डालिएगा जरा हेडिंग का नाम लक्ष्य। ठीक है ना, क्या डालोगे? लक्ष्य, क्योंकि बिना लक्ष्य के कैसे काम होगा? तो हम लोग कहेंगे 2030 तक, कब तक? 2030 तक प्रत्येक जिले में, प्रत्येक जिले में मल्टी सब्जेक्ट स्कूल की स्थापना, मल्टी सब्जेक्ट स्कूल की क्या करना? स्थापना। ऐसा स्कूल जहां पर बहुत सारे विषय पढ़ने का मौका किसको मिले? विद्यार्थी को मिले। ऐसे विद्यालयों की नींव रखना, और यही अपने मध्य प्रदेश में चल रहा है। सीएम जो राइज स्कूल है वो इसी पर्सपेक्टिव से बनाया गया स्कूल है। मल्टी सब्जेक्ट स्कूल के रूप में इनको क्या किया जा रहा है? विकसित किया जा रहा है। साथ में 2040 तक, कब तक? सभी जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को मल्टी सब्जेक्ट इंस्टीट्यूशन के रूप में क्या करना? रूप में विकसित करना। ठीक है, कब तक का टारगेट रखा गया? 2040 तक का। तीसरी हम लोग बात करते हैं पाठ्यक्रम में सार्वजनिक जो संस्थान होते हैं, सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर जोर। सार्वजनिक संस्थान के विकास पर क्या दिया गया? जोर दिया गया। ठीक है, किस पर जोर रखा गया? सार्वजनिक संस्थानों के विकास पर जोर दिया गया।
2030 तक 2030 तक सकल नामांकन कितना करना है? 100%। ठीक है ना, कोई बच्चा छूट ना जाए, प्रत्येक बच्चा स्कूल जाए। तो 100% अपने को क्या करना, नामांकन करना, कि प्रत्येक बच्चा विद्यालय में क्या कर रहा है, शिक्षा प्राप्त कर पाए। साथ में ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम को ठीक है, क्या ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम को संचालित करना। जैसे आज आप पढ़ पा रहे हो ऑनलाइन प्रोग्राम की बदौलत, अगर ये नहीं होता तो हम आपको पढ़ा नहीं पाते। ठीक है ना, ऑनलाइन प्रोग्राम को क्या करना, बढ़ावा देना। कैसे प्रोग्राम को, ऑनलाइन प्रोग्राम को क्या करना, बढ़ावा देना। 2030 तक समावेशी शिक्षा की जो अवधारणा है क्या करना, विकसित करना या लागू करना। लागू करना। ठीक है, तो ये प्रमुख क्या है हमारे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। कौन सी पॉलिसी, एनईपी 2020 के क्या है प्रमुख लक्ष्य। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के क्या लक्ष्य, जो आपको ये ज्ञात होना चाहिए। तो आशा है यहां तक बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, कोई दिक्कत यहां तक नहीं होगी। अब हम और आगे बढ़ते हैं। अब क्या विशेष है इसमें, ठीक है ना, तीसरा बिंदु डालिएगा, विशेष। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या ऐसे विशेष प्रावधान करती है, क्या विशेष पर्सपेक्टिव की बात करती है। तो पहली बात यहां पे ये कही गई है कि जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, इसका नाम क्या जाएगा आप लोगों का, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम शिक्षा मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब भारत में यह जाना जाएगा शिक्षा मंत्रालय के रूप में। ठीक है ना, किसके रूप में, शिक्षा मंत्रालय के रूप में। तो मानव संसाधन विकास मंत्रालय को अब जो जाना जाएगा शिक्षा मंत्रालय के स्वरूप में जाना जाएगा। अर्थात शिक्षा विभाग के लिए एक अलग से मंत्रालय होगा जिसका नाम शिक्षा मंत्रालय होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। पहले मानव संसाधन विकास मंत्री की बजाय क्या होगा, शिक्षा मंत्री होंगे। क्या होंगे, शिक्षा मंत्री होंगे, केंद्रीय शिक्षा मंत्री। तो तात्कालिक समय में हमारे जब एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी तब धर्मेंद्र प्रधान ठीक है ना, ये हमारे भारत के क्या थे, शिक्षा मंत्री थे। तो भारत के शिक्षा मंत्री कौन थे, नाम था धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, अब आगे हम लोग बात करेंगे तो और क्या विशेष बातें हैं। तो यहां पे प्यारे बच्चों बुनियादी ढांचे को क्या करना, मजबूत करना। भारत में हम लोग कहेंगे विद्यालय का जो बुनियादी ढांचा है वो काफी क्या है, तो हम लोग कहेंगे चरमराई हुई अवस्था के रूप में इसको पुनः क्या करना, विकसित करने का कार्य करना। ठीक है, दूसरा, स्कूल में सभी विद्यार्थियों की सहभागिता को, सभी
विद्यार्थियों की सहभागिता को सुनिश्चित करना। ठीक है, सहभागिता को क्या करना, सुनिश्चित करने का कार्य करना, किसमें, स्कूल के अंतर्गत। तीसरी हम लोग बात करेंगे 2035 तक। कब तक की बात है, 2035 तक, 2035 तक देश की शिक्षा प्रणाली को, देश की शिक्षा प्रणाली को व्यापक तौर पर या व्यापक रूप में बदलना। तो लगभग हमारे देश की जो शिक्षा पद्धति होगी उसमें 2035 तक प्रचुर मात्रा में क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। जो वर्तमान स्वरूप आप लोग देख रहे हो इस स्कूल में बहुत सारे क्या हो जाएंगे, आपको चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ साथ में यहाँ पे प्रौढ़ शिक्षा, किसको बढ़ावा मिलेगा, प्रौढ़ शिक्षा, जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो पाई उनकी बात करेंगे। कानूनी शिक्षा, ठीक है ना, इनको बढ़ावा मिलेगा, कानूनी शिक्षा। साथ साथ में हम लोग कहेंगे चिकित्सा शिक्षा की बात करेंगे। ठीक है, तो अब बच्चों को जो शिक्षा, कानूनी शिक्षा की बात करें, चिकित्सा शिक्षा की बात करें, यहाँ पे तकनीकी शिक्षा की बात करें, इनको बहुत बढ़ावा दिया जाएगा। इसलिए तो आज आप लोग देख रहे हो कि जिलों में क्या मिल रहे हैं, आजकल मेडिकल कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा, पॉलीटेक्निक कॉलेज आपको मिलेंगे, आईआईटी कॉलेज आपको देखने को मिलेंगे, चिकित्सा महाविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, लॉ के संदर्भ में आपको महाविद्यालय आपको देखने को मिलेंगे, प्रौढ़ शिक्षा के लिए प्रोग्राम चलेंगे आप लोगों के, और साथ में हम लोग कहेंगे व्यावसायिक शिक्षा, प्रोफेशनल डिग्री, व्यावसायिक शिक्षा को क्या मिलेगा, बढ़ावा। तो भारत में जैसे डॉक्टर होते, डॉक्टर की बड़ी किल्लत होती है ना। एक आम नागरिक हम लोग कहेंगे कि इलाज के मामले में क्या होता है, काफ़ी असहज फील करता है, उसको आसानी से डॉक्टर नहीं मिलते या चिकित्सा नहीं मिल पाती और वो ज़िंदगी को क्या कर देता है, अलविदा कह देता है। तो कोई व्यक्ति स्वास्थ्य के दाव पर, है ना, काल कलवित ना हो, है ना, उसका जीवन का अंत ना हो। अर्थात हर व्यक्ति को उचित मात्रा में चिकित्सा सुविधा, कानून की सुविधा, जैसे लोग क्या करते, कोर्ट कचहरी, इसमें बड़े डरने का कार्य करते, उनको लगता है कि अब तो पता नहीं क्या होगा। तो लोगों को आम जो समझ है उस आम समझ का क्या करना, विकास करना। इसलिए कानूनी जो शिक्षा है उसको क्या करना, और तवज्जो देने का कार्य करना, तकनीकी शिक्षा। तो इनके संदर्भ में भारत सरकार क्या करेगी, कार्य करने का काम करेगी। बातें समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। और इसके अलावा हम लोग देखेंगे यहाँ पे और क्या विशेष है। तो ये जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी थी इसको टोटल 4 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में, 4 भाग। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 20 है, इसको टोटल कितने भाग में बांटा गया, तो इसको 4 भागों में वर्गीकृत किया गया। और 4 जो भाग है, इसका जो भाग नंबर प्रथम है, भाग प्रथम है, भाग प्रथम को टोटल यहां पे 8 अध्यायों में बांटा गया है। कितने अध्याय, 1 से लेके तो 8 अध्याय यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। इसमें कितने अध्याय, 8 अध्याय आपको भाग 1 में मिलेंगे। भाग 2 की बात करते उच्चतर शिक्षा विभाग के लिए, और ये स्कूली शिक्षा विभाग के लिए। स्कूल शिक्षा विभाग के लिए आपका क्या है, भाग 1 है, जिसमें टोटल 8 अध्यायों के बारे में वर्णन किया गया है। फिर भाग 2 आता है, भाग 2 में जो उल्लेखित किया गया है, यहां पे 11 अध्याय आपको मिलेंगे। और ये आपका महाविद्यालय, ये हम लोग कहेंगे उच्च शिक्षा, ठीक है ना,
उच्च शिक्षा के बारे में जो विशेष प्रावधान किए गए उसका उल्लेख आपको भाग 2 में किया गया है। भाग 3 में जो केंद्रीय विचारणीय मुद्दे हैं, भाग 3 में 5 अध्याय हैं। कितने अध्याय? 5 अध्याय हैं। और इसमें केंद्रीय विचारणीय जो मुद्दे हैं इनको शामिल किया गया है, विचारणीय मुद्दे। ठीक है, तो ऐसे मुद्दे जो केंद्र में भी क्या विचारणीय, उनको कहां पर? अध्याय 5 में शामिल किया गया है। अध्याय 4 में हम लोग कहेंगे यहाँ पे क्रियान्वयन की नीति के बारे में बात की गई है कि आखिर इसको क्रियान्वित कैसे किया जाएगा। और भाग जो 4 है इसमें टोटल 3 अध्यायों का उल्लेख किया गया है। कितने अध्याय? 3 अध्याय हैं। और इसमें जो बात की गई है क्रियान्वयन की बात की गई है। ठीक है ना, कि इसको हम कैसे क्रियान्वित करने का काम करेंगे। तो आशा है ये बेसिक बात ये भी आपको समझ में आ गई होगी। इसके आगे हम लोग देखेंगे कि आपके पास में एक फॉर्मेट इन्होंने दिया है, तो इसका नया फॉर्मेट क्या होगा? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का जो फॉर्मेट होगा वो 5+3+3+ क्या होगा? 4 होगा। अब आपके दिमाग में काफ़ी समय से एक प्रश्न काफ़ी परेशान आप लोगों को कर रहा होगा कि सर ये 5+3+3+ क्या 4 आखिर है क्या, इसका मामला क्या है? ठीक है ना, तो आइए जरा इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो एक क्लस्टर यहां पर बतलाया गया है। चलो, क्या क्लस्टर है तो ध्यान दीजिएगा। चलो, तो आइए है ना जानकारी प्राप्त करते हैं इसके बारे में। क्या क्या मामला है तो हम लोग देखते हैं। ये 5+3+3+4 क्या है? तो पहला नंबर आता आपका 5 का, किसका आता? 5 का। इस 5 का मतलब है यहां पे इसको 2 सेक्शन में बांटा गया। एक पूर्व प्राथमिक की बात की गई है, ठीक है ना, और एक बात की गई है पूर्व प्राथमिक के साथ साथ में फाउंडेशन स्टेज सेकंड। ठीक है ना, इसको हम फर्स्ट स्टेज कह सकते हैं और इसको कह सकते हैं स्टेज सेकंड। ये फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट है। फाउंडेशन स्टेज फर्स्ट क्या कहती है? ये कहती है कि पहला 3 साल, प्रथम क्या 3 वर्ष, और इसके बाद में अगले 2 वर्ष, मिलाकर के कितने हो गए? 5 साल। यहां पर बच्चा जब 3 साल का हो जाएगा तो 3 से 6 तक, सॉरी 3 से 4 तक, 4 से 5 तक, 5 से 6 तक, ठीक है ना, कहाँ रहेगा?
तो ये रहेगा कहाँ पे, आंगनवाड़ी। कहाँ रहेगा, आंगनवाड़ी, जिसको हम क्या भी कहते हैं, बालवाड़ी। यहां पर क्या करेगा, खेल खेल में शिक्षा, अर्थात बच्चे को तैयार किया जाएगा, बच्चे को तैयार किया जाएगा आगामी स्टेप के लिए। अब जो अगला स्टेप होगा, ये क्या बात कर रहा हूं मैं, ईयर की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। बच्चा कितने साल का हो जाएगा तब की बात करो, 3 साल का हो जाएगा, 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6 तक, 3 वर्ष तक आंगनवाड़ी बालवाड़ी में जाएगा बच्चा, और खेल खेल के आधार पर क्या करेगा बच्चा, शिक्षा प्राप्त करने का कार्य करेगा। यहाँ पे बच्चे को खिलौनों और साथ में स्वतंत्र जो उसकी जो प्रथा है उसको विकसित करने के लिए क्या होगा, हम लोग कहेंगे प्रयास किया जाएगा। फिर आता अगले 2 वर्ष, तो यहाँ पर बच्चा लगभग कहाँ आ जाएगा, 6 साल का हो जाएगा, तो 6 से 7 और 7 से 8 वर्ष का जब होगा, ठीक है ना। तो ये 2 वर्ष कौन से, जब बच्चा 6 साल का होगा और 7 साल तक रहेगा तब की बात करें, और 7 से 8 साल तक की बात करें, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एलकेजी कहते हैं ना, या हम लोग कहेंगे कि पहली दूसरी, जिसको अपनी भाषा में कहेंगे, वो कक्षा यहाँ पर बच्चा क्या करेगा, पढ़ने का कार्य करेगा, जिसको नर्सरी या प्री प्राइमरी के नाम से जानेंगे, प्री प्राइमरी लेवल। तो ये 2 साल बच्चा प्री प्राइमरी लेवल में क्या करेगा, शिक्षा प्राप्त करेगा। फिर अगला आएगा आपका 3, ठीक है ना। पहले बच्चा 6 साल की अवस्था में विद्यालय जाता था, अब यहाँ पे कब, 3 साल से, लेकिन 3 साल से ये कौन सी शिक्षा प्राप्त करेगा, यहाँ पे अनौपचारिक शिक्षा। अभी इसको कैसी शिक्षा दी जाएगी, अनौपचारिक शिक्षा, अर्थात खिलौनों से, ऐसा नहीं कि किताबी ज्ञान से परिचित नहीं करवाना, अभी खिलौने, ऐसी चीजें जिससे बच्चा जुड़ सके, ऐसी चीजों से बच्चों को परिचित करवाया जाएगा। अब आएगा आप लोगों का 3 वाला स्ट्रक्चर। तो 3 वर्ष का मतलब क्या है, यहाँ पे ये होगा 3 वर्ष में यहाँ पे बच्चा पहुंचेगा प्राथमिक शिक्षा के दौर में, ये कहलाएगा प्राथमिक शिक्षा। क्या कहलाएगी, प्राथमिक शिक्षा कहलाएगी। और प्राथमिक शिक्षा जो रहेगी, ये यहाँ पे 8 साल का हो गया था, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अगले 3 साल, ये 3 वर्ष। किससे अगले की बात करें, इससे अगले ये, इससे अगला ये, तो 3 साल तक यहाँ पे कौन कौन सा, 8 से 9, 9 से क्या 10, और 10 से क्या 11। तो 8 से 9 साल, 9 से 10 साल, 10 से 11 साल, इस दौरान बच्चा कहाँ रहेगा, 3 से 5 की कक्षा के बीच में रहेगा। तो यहाँ पर पहली कक्षा थी ये, और ये थी दूसरी कक्षा, ठीक है ना, और यहाँ पर तीसरी कक्षा, यहाँ पर ये चौथी कक्षा, और यहाँ पर क्या होगी आपकी 5वीं कक्षा। ऐसे तीसरी, चौथी और 5वीं कक्षा को बच्चा क्या करेगा, फेस करेगा। फिर अगला वापस 3 साल आएगा, अगले 3 साल में बच्चा 5वीं से क्या करेगा, माध्यमिक स्तर पर पहुंचेगा। कहां पहुंचेगा, माध्यमिक स्तर। और माध्यमिक स्तर पे एक बात कही गई है कि ये क्या होंगे, अगले 3 साल होंगे यहाँ पे, और बच्चा 11 से 12, 12 से क्या 13, और 13 से क्या 14। इस दौरान में बच्चा यहाँ पे कौन सी कक्षा, तो 6ठी, 7वीं और 8वीं, ये 3 स्टैंडर्ड में क्या करेगा, लर्निंग का कार्य करेगा। कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे आप लोगों को। चौथी बात करते हैं यहाँ पे, माध्यमिक स्तर के बाद में आता आपका अंतिम स्तर। क्या आता है, अंतिम स्तर। अंतिम स्तर क्या होगा, 4 साल तक चलेगा, और जब बच्चा कितने साल का हो जाएगा आप लोगों का, है ना, 14 से 15 का, 15 से कब तक, 16 तक, 16 से कब तक, 17 तक, और 17 से कब तक, 18 तक, ठीक है ना। ये हमारे 4 होंगे। तो यहाँ पे बच्चा 9th में, यहाँ पे 10th में, और यहाँ पे 11th में, और यहाँ पे क्या 12th में।
तो इस प्रकार से बच्चा क्या करेगा, ये 4 क्लस्टर में क्या होगा, है ना, आपका आपके पाठ्यक्रम को क्या हो जाएगा, डिजाइन किया जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर यहां तक। ये 5 + 3 + 3 + क्या 4 आखिर क्या है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत तो नहीं, यहां तक की बातें समझ में आ गई आप लोगों को। अब और क्या विशेष में हम लोग और क्या याद रखें, तो इसमें आपको याद रखना है, जैसे उच्च शिक्षा की बात करते हैं, किसकी, उच्च शिक्षा। अब उच्च शिक्षा में अगर आप 1 साल क्या कर रहे हो, 1 वर्ष क्या कर रहे हो आप लोग, अध्ययन कर रहे हो, तो आपको यहां पर क्या मिलेगा, 1 वर्ष में आप लोगों को मिलेगा सर्टिफिकेट। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले अगर आप 3 साल पढ़ रहे हो तो ही काम के, अदरवाइज नहीं है। 2 वर्ष अगर आप क्या कर रहे हो, कंटिन्यू अध्ययन कर रहे हो, तो आपको मिलेगा क्या, उसके बदले में डिप्लोमा, ठीक है ना। और 3 वर्ष अगर आप लोग किसी विषय में कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो आपको मिलेगी क्या, डिग्री। क्या मिलेगी, डिग्री। तो अब 1 वर्ष का अध्ययन भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा, 2 साल का अध्ययन भी आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, ठीक है। बातें समझ में आई यहां तक आप लोगों को, कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक, ठीक है। साथ में और क्या बातें यहां पर की गई है, जो पहले एमफिल प्रोग्राम होता था, प्रोग्राम को क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया है। पहले एमफिल प्रोग्राम होता था, अब एमफिल प्रोग्राम को क्या कर दिया गया, बंद कर दिया गया। साथ साथ में हम लोग देखेंगे यहां पे ये उच्च शिक्षा के बारे में विशेष तथ्य आपको याद रखना है, ठीक है। नोट करके याद रखना कि अब स्कूल जो शिक्षा होगी, ठीक है ना, स्कूल शिक्षा की अगर मैं बात करता हूं तो स्कूल शिक्षा में छात्र और साथ में क्या, शिक्षक का जो रेशियो है वो कितना रखा गया, छात्र और शिक्षक का रेशियो रखा गया कि 30 छात्र के ऊपर 1 क्या होगा, शिक्षक होगा। 30 छात्र पर कितना शिक्षक होगा, 1 शिक्षक होगा, ठीक है ना। अर्थात आपके विद्यालय में जितने क्या होंगे, विद्यार्थी होंगे, और उसी अनुपात में क्या होंगे, आपके शिक्षक होंगे। दूसरा, मिड डे मील योजना, ठीक है ना, जिसको हम क्या कहते हैं, मध्याह्न भोजन कार्यक्रम। मिड डे मील योजना की बात करते हैं यहां पे, या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात करते हैं हम लोग यहां पे, तो इसको और क्या होगा, गुणवत्तापूर्ण किया जाएगा, अर्थात बच्चों के स्वास्थ्य को यहां पे क्या होगा, बढ़ावा दिया जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मिड डे मील योजना की बात करें या मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की बात करें, और किसके लिए, तो बच्चों के शारीरिक विकास को बेहतर बनाने के लिए, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए, और साथ साथ पे यहाँ पे टीकाकरण, टीकाकरण, और ये किसके लिए, स्वास्थ्य के लिए। और इसके आधार पर बच्चों का बनेगा हेल्थ कार्ड। क्या बनेगा, हेल्थ कार्ड। पहले सिर्फ शिक्षा के ऊपर क्या दिया था बल, अब हम क्या कहेंगे, शिक्षा के साथ साथ में बच्चे की जो हेल्थ है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्ञान तभी काम आएगा जब शरीर रहेगा, और शरीर ही नहीं रहेगा तो ज्ञान क्या काम आएगा, कुछ काम नहीं आएगा। तो हम लोग कहेंगे यहाँ पे अब बच्चों के शरीर के स्वास्थ्य के ऊपर भी ध्यान दिया जाएगा। तो आशा है यहाँ तक की बातें समझ में आ गई होगी, कोई दिक्कत यहाँ तक आप लोगों को नहीं होगी। इसके अलावा हम और कुछ बातें करेंगे यहाँ पे, जो बधिर छात्र होंगे, कैसे छात्र जो सुन नहीं सकते,
तो बधिर छात्रों के लिए यहां पर एक बात का विशेष बल दिया गया कि सांकेतिक भाषा, कौन सी भाषा, सांकेतिक भाषा का क्या होगा, विकास। कौन सी भाषा को विकसित किया जाएगा, सांकेतिक भाषा, साइन लैंग्वेज जिसकी हम लोग बात करेंगे, ठीक है ना। साइन लैंग्वेज को क्या किया जाएगा, विकसित करने का कार्य किया जाएगा। और किस बच्चों के लिए, बधिर छात्रों के लिए, जो दिव्यांग छात्र होंगे, ठीक है, कैसे बच्चे, दिव्यांग जो बच्चे होंगे, इनको 8 क्षेत्रीय भाषाओं में, इनके लिए 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम चलाया जाएगा, ठीक है ना। कैसा पाठ्यक्रम, ई पाठ्यक्रम चलाया जाएगा या विकसित किया जाएगा। कितनी भाषाओं में, 8 प्रमुख क्षेत्रीय भाषाओं में जो दिव्यांग विद्यार्थी होंगे इनके लिए क्या चलाया जाएगा, 8 क्षेत्रीय भाषाओं में ई पाठ्यक्रम को संचालित किया जाएगा। तो ये कुछ काम की बातें हैं जो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलो, तो इसके अलावा हम लोग कहेंगे यहाँ पे भाषा के बारे में बात करेंगे। तो भाषा के बारे में यहां पर एक बात का जिक्र किया गया, एक तो आपकी जो मातृभाषा होगी, ठीक है ना, शिक्षा का आधार क्या होगा, आपकी मातृभाषा होगी, मदर लैंग्वेज होगी, जो आप अपनी माँ से, परिवार से सीखने का कार्य करते हो। तो प्राथमिक शिक्षा जो रहेगी वो क्या होगी, मातृभाषा, या हम लोग कहेंगे क्षेत्रीय भाषा में आपको प्रदान की जाएगी, ठीक है ना। कौन सी शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा, माता पिता को भी इस बात पे बल देना चाहिए। अब आप हो हिंदुस्तान में, रह रहे हो कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, और बच्चे को पढ़ा रहे हो किसमें, अंग्रेजी में, चाहे तुमको अंग्रेजी नहीं आ रही है, मतलब कितना बच्चों के साथ में नाइंसाफी आप कर रहे हो। और आप सोच रहे हो कि हमारा बच्चा क्या बन जाएगा, अंग्रेज का क्या बन जाएगा, बाप बन जाएगा, ऐसे संभव थोड़ी है। तो आप पहले घर का माहौल भी तो ऐसा होना चाहिए, बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाओ, उसमें बच्चा ज़्यादा सीखेगा। आप बच्चे की समझ के खिलाफ क्या करते हो, खिलवाड़ करने का कार्य करते हो, है ना, अन्य माध्यम में पढ़ा करके। आप अपने घर के अनुसार बच्चे को पढ़ाने का कार्य करोगे तो बच्चा ज़्यादा सीखने का कार्य करेगा। साथ साथ में हम लोग कहेंगे यहाँ पे भाषा चुनाव एक विकल्प होगा। भाषा चुनाव क्या होगा, विकल्प होगा, ठीक है ना। ये बिंदु आपको लिखा गया, ऐसा नहीं कि थोपा जाएगा। बच्चों का आप किस भाषा में पढ़ना पसंद करोगे वो आपका निर्णय होगा, ये थोपने का कार्य नहीं किया जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा हम लोग कहेंगे यहाँ पे IITI एक संस्था का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना, जिसका नाम क्या होगा, IITI। सर ये क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, इंडियन ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, ये हमारे हम लोग कहेंगे यहाँ पे एक संस्था को विकसित किया जाएगा जिसका नाम क्या होगा, IITI। और ये संस्था का कार्य क्या होगा कि जो हमारी जो पुरानी भाषाएं थी, जो मृतशील होने वाली है, उन भाषाओं को पुनर्जीवित करने का कार्य करेगा। तो ये क्या कार्य करेगा, भारतीय जो भाषा है, भारतीय भाषाओं की हम लोग बात करेंगे जो भारत में क्या हुई है, जन्म हुई है, और जिनको आज हम लोग देखते हैं कि उनको बोलने वाले कुछ लोग ही बचे। तो ऐसी भारतीय भाषाओं को पुनः क्या करेगा, जीवित करने का कार्य करेगा और इसको विकसित करने का कार्य भी करेगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी। तो इसको हम लोग आज इतना ही पढ़ेंगे, ओके। बाकी इसके आगे का पार्ट कभी फिर हम लोग एक एपिसोड लेके आएंगे, तब हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना है। और साथ में प्यारे बच्चों, आप सभी हमारे व्यापम फाउंडेशन बैच के साथ में जुड़े। 7 नवंबर को इसका बैच प्रारंभ हो रहा है, सुबह 8 से 2 के बीच में।
साथ में आप वर्ग 3 के ऑनलाइन ऑफलाइन बैच के साथ भी आप जुड़ सकते हो। बहुत शानदार कोर्स आपके लिए अवेलेबल है। और साथ में पर्यवेक्षक साथी 799 के साथ में वीरांगना बैच 2.0 आपके लिए लाया गया है, इसका आप लोग लाभ लीजिएगा। साथ में महिला सुपरवाइजर साथी बहुत शानदार बुक्स है आपके लिए, इनको आप अपने पते पर बुलवा सकते हो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में आपको 15 पेपर मिल रहे व्याख्या के साथ में। एमपी टेट वाले विद्यार्थी 149 में इस कोर्स को आप अपने पते पर प्राप्त कर सकते हो। और ये कहाँ मिलेगा? एप्लीकेशन पर। पेडागोजी की शिक्षा शास्त्र की जो ई बुक है, लगभग 2000 से ज़्यादा इसमें एमसीक्यू है, ये आपको फ्री मिलेगी। कहाँ पर? एप्लीकेशन के ऊपर। और वर्ग 3 की 3 शानदार बुक मार्केट में आ चुकी है, कहीं भी आप लोग अपने पते पर बुलवा सकते हो। वीकली टेस्ट होता, तो हर संडे को आप लोग जो टेट की तैयारी कर रहे हो, दोनों लैंग्वेज में, संस्कृत भाषा अंग्रेजी भाषा दोनों में अवेलेबल है, तो आप लोग इसका क्या करेंगे? लाभ लेंगे। व्यापम वाले विद्यार्थी इन बुक्स को आप अपने पते पर बुलवा सकते हो। आप लोग पब्लिकेशन ऐप को डाउनलोड करें और साथ में दिए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। और साथ में आप लोग टेलीग्राम से जुड़िएगा, यूट्यूब कक्षाओं के साथ में जुड़िएगा। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। कल पुनः मिलेंगे सेम समय पे। जय हिंद, जय भारत। सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं।